नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हैं, अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज की कक्षा में हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे और हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है महाजनपद। आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहली क्लास में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जान लिया था। आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। महाजनपद हमारे कितने जनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। कितने जनपद हैं? कुल 16 महाजनपद हैं। और जो ये जनपद हैं, इनका विकास कैसे हुआ था? देखिए, हमने अलग अलग क्लासों में डिस्कस किया है। पहले थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो कैसी सभ्यता थी? वो शहरी सभ्यता थी। वो शहरी सभ्यता थी। उसके बाद उसका पतन हुआ। उसकी पूरी प्रोसेस हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद आया था वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और वो कबीलों में रहते थे, कबीलाई सभ्यता थी। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ विकास होता गया, वो भी पतन की ओर, अपनी डेवलपमेंट की पीक पर पहुंचकर फिर एकदम से अपने पतन की ओर अग्रसर होते चले गए। पहले कबीलों में जीवन था, कबीलाई जीवन था, फिर धीरे धीरे वो अपना स्थान इकट्ठे रहने लगे, पशुपालन से कृषि पर स्थानांतरित हुए, एक जगह इकट्ठे मिलकर रहने लगे, फिर राज्य बनाए। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने जनपद बनाए, कबीले से जनपद पर आए वो। और ऐसे मुख्य मेन 16 जनपद थे। इनको 16 महाजनपद कहा जाता था। और इन 16 महाजनपदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो नहीं कि हम 16 के 16 की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, नहीं। हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो महाजनपद का पता चल गया क्या होते हैं। जन्म के बाद महाजनपद बना था। महाजनपद 600 ईस्वी पूर्व तक, महाजनपद का विकास कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका उल्लेख किसमें मिलता है? इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, एक बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। उसमें महाजनपदों के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था पाटलिपुत्र। देखिए, मैंने बताया था उनकी वैदिक सभ्यता चली हुई थी, कबीलाई जीवन था। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्या होता था? वैदिक सभ्यता में कबीलों में रहते थे लोग, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। वैदिक सभ्यता के पतन का कारण क्या था? उसमें ज्यादा आडंबर होने लगे थे, रूढ़िवादी विचारधारा ज्यादा हो गई थी। जो ये धर्म थी, धर्म के नाम पर ज्यादा अत्याचार होने लगे थे, ज्यादा कुरीतियां फैल गई थी। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए सोशल रिफॉर्म्स हुआ। सोशल रिफॉर्म के अंतर्गत क्या हुआ? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्मों का विकास हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे महान महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म में ऋषभदेव और महावीर थे। वो सबसे क्या थे? महत्वपूर्ण थे। बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ ये पता चल गया। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, उसकी कुरीतियों, उसकी रूढ़ियों पर अंकुश लगाने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सोशल रिफॉर्म्स के रूप में डेवलप हुए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। पेपर में आते हैं क्वेश्चन। साथ ही कौन सा ऐसा ग्रंथ है जैन धर्म का जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र ऐसा जैन ग्रंथ है जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महाजनपदों का विकास कब हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व महाजनपद डेवलप हो गए थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। देखिए, उस समय रिफॉर्म्स चल रहे थे, आडंबर थी, कुरीतियां थी, लेकिन केवल एक मगध महाजनपद ऐसा था जो इन कुरीतियों में, इन बाह्य आडंबरों में, रीति रिवाजों में, अंधविश्वासों में, जो सुपरस्टिशंस है उनमें ना फंस कर किसमें, अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा था। वो अपने विकास के लिए नई नई रणनीतियां बना रहा था, उनको अप्लाई करके अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा था। इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब ये आपको समझ आ गया कि महाजनपद सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था।
था सबसे शक्तिशाली महाजनपद, और वो क्यों था, इसका रीजन क्या क्या था, वो सुपरस्टिशंस में, अंधविश्वासों में नहीं बढ़ा, उसने इन सब चीजों में ध्यान नहीं दिया, उसने अपने ध्यान को अपने विकास में लगाया, अपने डेवलपमेंट में लगाया, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, रणनीतियां अपनाई, लोहे के नए नए औजार विकसित किए, कृषि का विस्तार किया, अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अलग अलग समय में इनको विस्तृत करते चले गए। तो ये क्या थे, इसीलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध गणराज्य था, मगध महाजनपद था, और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कुरु जनपद, एक कुरु जनपद था, जो कुरु जनपद था वही हरियाणा था। कुरु जनपद ही क्या था, कुरु से कुरुक्षेत्र बना है, कुरु जनपद ही क्या था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और इसकी राजधानी कौन सी थी, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सूरसेन महान जनपद था एक, सूरसेन महाजनपद, इसी में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, सूरसेन महाजनपद में। सूरसेन महाजनपद में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। एक महत्वपूर्ण महाजनपद था पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद में द्रौपदी जन्मी थी, और इसीलिए ही उसको पांचाली कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। जनपद के बारे में इतना ही था जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। इसके कुछ एमसीक्यू हैं वो हम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल देखिए, मौर्य काल, मौर्य काल 322 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक हरियाणा में रहा। मतलब मौर्य काल का टाइम पीरियड था 322 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड किसका था, का टाइम पीरियड मौर्य काल का था। मौर्य काल, मौर्यों की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसके नियम और कानून, जिसके रूल्स, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आज भी हमारे यहाँ की जाती है। इसकी एक पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। जो मौर्य वंश था, मौर्य काल, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी में क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड्स बनाए थे, उनसे पहले किसने डेवलप किए थे ये जो जीटी रोड्स हैं, ये शेरशाह सूरी से पहले जीटी रोड्स किसने डेवलप किए थे, तो जीटी रोड्स किसने डेवलप किए थे, इनको उत्तरपथ कहा जाता था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने डेवलप किए थे। किसने बनवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीटी रोड्स शेरशाह सूरी से पहले बनवाए थे। और इसका कार्यकाल कितना था, इसका कार्यकाल 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक था। 222 से लेकर 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक, 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म का। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे।
उत्तरापथ याद रखिए, पाटलिपुत्र राजधानी याद रखिए, चाणक्य और अर्थशास्त्र को भी याद रखिए। इसका कार्यकाल 322 से 298 था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व की ये बात हम कर रहे हैं। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र हुए थे बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। इनका कार्यकाल 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक था। 272 ईस्वी पूर्व तक था। बिंदुसार इनके पुत्र थे। इसने भी अपने राज्य का काफी विस्तार किया था। राज्य विस्तार के लिए इन्होंने क्या नीति अपनाई थी? राज्य विस्तार के लिए इन्होंने विवाह नीति अपनाई थी। विवाह नीति मतलब जो भी जनपद होता उसके अंदर अपना ये शादी कर लेते और फिर उस जनपद को भी इसके अंदर मिला लिया जाता था इनके साम्राज्य के अंतर्गत। तो इन्होंने विवाह नीति अपनाकर क्या किया था? विवाह नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का विस्तार किया था। और ये इम्पोर्टेंट है, ये आजीविक संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? आजीविक संप्रदाय के थे। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक इनका कार्यकाल था। और ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ये आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आया था? बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आया था। सम्राट कौन आया था? सम्राट अशोक आए थे। सॉरी, देखिए सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी। इनसे संबंधित है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख, इसमें 7 अभिलेख थे। टोपरा अभिलेख थानेश्वर को अशोक की पैतृक भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने स्तूप बनवाए थे और उस स्तूप में बौद्ध धर्म से संबंधित यानी कि बुद्ध से संबंधित अवशेष रखे गए थे। बुद्ध के अवशेष यहाँ रखे गए थे। क्या रखे गए थे? बुद्ध के अवशेष लिखे गए थे। टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? अंबाला में था। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। वर्तमान में कहाँ पर है ये? वर्तमान में यमुनानगर में है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आए। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास में, लेकिन हम इसके कुछ ही पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। टोपरा अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? सबसे प्राचीन अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख, इसमें 7 अभिलेख रखे गए हैं और सबसे प्राचीन है। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोपरा अभिलेख है, ये अंबाला के टोपरा कला जगह पर है। लेकिन जब अब ये वर्तमान में ये जगह हरियाणा के यमुनानगर में आती है। पूछ लिया जाता है कि टोपरा अभिलेख कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के यमुनानगर में है वर्तमान में। थानेश्वर को अशोक का पैतृक गांव क्यों कहा जाता है, पैतृक भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया था और उस स्तूप में बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष यानी महात्मा बुद्ध के अवशेषों को इसके अंतर्गत रखा गया है। किसको रखा गया है? इसके अवशेषों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसको सम्राट अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो 16 महाजनपद थे ना, उन सभी पर अधिकार कर लिया था। 16 के 16 महाजनपदों को अपने अंडर में ले लिया था। अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे 16 महाजनपदों में कर लिया था। अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे 16 महाजनपदों में कर लिया था। इसलिए इसको सम्राट की उपाधि दी गई थी, सम्राट की संज्ञा दी गई थी। सम्राट अशोक इसको कहा जाता है। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक इसको कहा जाता है।
इसने 16 के 16 महाजनपद अपने अधिकार में कर लिए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो केवल 8 पर ही अपना अधिकार कर पाया था, केवल 8 महाजनपद ही वो अपने साम्राज्य के अधीन कर पाया था। लेकिन जो अशोक है, सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को अपने अंडर में ले लिया था, यानी कि इन पर अधिकार कर लिया था। 272 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक किसका कार्यकाल था? अशोक का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? अशोक का कार्यकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक। फिर आए थे बिंदुसार, इनके पुत्र थे ये बिंदुसार, ये 298 से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक थे, 272 ईस्वी पूर्व तक थे। उसके बाद इसी के पुत्र थे अशोक। अशोक का कार्यकाल था 272 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूरा मौर्य काल है। इस काल में हरियाणा क्या रहा था? मौर्यों के अधीन रहा था। इस काल में हरियाणा मौर्यों के अधीन रहा था। अब इसके एक बार स्टडी करते हैं हम, सुनिए। देखिए, मौर्य काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र। हरियाणा इसके अधीन 322 से लेकर 232 ईस्वी तक रहा था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका कार्यकाल 222 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक था। इनके पुत्र थे बिंदुसार, जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनका कार्यकाल 298 से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक था। फिर उसके पुत्र हुए थे अशोक। अशोक को सम्राट अशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 16 महाजनपदों तक अपने राज्य का विस्तार किया था और ये बौद्ध धर्म के न्याय थे। इन्होंने भैरी घोष से धम घोष में, एक भैरी घोष की नीति होती थी, भैरी घोष से धम घोष की नीति अपनाई थी। भैरी घोष से धम घोष की नीति को अपनाया था। तो ये पूछ लिया जाएगा किसने भैरी घोष की नीति से धम घोष की नीति को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने भैरी घोष की नीति से धम घोष की नीति को अपनाया था। जीटी रोड का पता ही चल गया कि जीटी रोड की स्थापना सिरसा सूरी से पहले किसने की थी? जीटी रोड्स की स्थापना सिरसा सूरी से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उस समय इसको उत्तरापथ कहा जाता था। थानेश्वर अशोक का पैतृक गांव था क्योंकि यहाँ बुद्ध के अवशेष मिले हैं। और टोपरा अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख था, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख था टोपरा अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य केवल 8 जनपदों को ही अपने अंडर कर पाया था, लेकिन सम्राट अशोक ने सभी ले लिए थे। जो टोपरा अभिलेख है, वो जो टोपरा अभिलेख है, टोपरा अभिलेख को किसने? फिरोज शाह तुगलक 1353 में दिल्ली ले गया था। कहाँ ले गया था? 1353 में दिल्ली ले गया था और वहां पर ले जाकर इन्होंने इस स्तूप को रख दिया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था तो उसके पश्चात हरियाणा में गणराज्य विकसित हुए थे। क्या विकसित हुए थे? गणराज्य। अब हम युद्ध गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? युद्ध गणराज्य। पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे। लिख लीजिए एक बार, फिर एक्सप्लेन करने में आसानी होगी।
देखिए, युद्ध है गणराज्य। युद्ध है गणराज्य, मैंने बताया था मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो साम्राज्य था वो गणराज्यों में विभाजित हो गया था, गणराज्यों में विभाजित हो गया था। तो जो सबसे प्रसिद्ध और मेन गणराज्य है वो युद्ध गणराज्य है। इसकी स्थापना युधिष्ठिर से मानी जाती है, मतलब इसको युधिष्ठिर के वंशज चलाते थे, युधिष्ठिर ही चलाते थे। मतलब युधिष्ठिर का संबंध किससे है? युद्ध गणराज्य से है। ये गणतंत्र व्यवस्था थी। सबसे पहला गणतंत्र गणराज्य कौन सा था? युद्ध गणराज्य था। ये गणतंत्र व्यवस्था थी, ऐसा हमें किससे पता चलता है? ऐसा एक बरहुत स्तूप था, बरहुत स्तूप, वो हमें जानकारी देता है कि युद्ध गणराज्य एक गणतंत्र राज्य था। साथ ही द्रोण पर्व, महाभारत का द्रोण पर्व हमें ये जानकारी प्रदान करता है, महाभारत का द्रोण पर्व हमें ये जानकारी प्रदान करता है कि जो युद्ध गणराज्य था उसमें गणतंत्र व्यवस्था काम करती थी। और इसके साथ ही एक अभिलेख है, अग्रोहा अभिलेख, हमें ये बताता है कि जो युद्ध गणराज्य है, युद्ध गणराज्य में गणतंत्र व्यवस्था विद्यमान थी। ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता कहाँ से पता चलता है? तो बरहुत स्तूप से पता चलता है, द्रोण पर्व से पता चलता है, साथ ही अग्रोहा अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। युद्ध गणराज्य युधिष्ठिर से संबंधित था और इसकी राजधानी नौरंगाबाद थी। नौरंगाबाद का नया नाम प्राकृतनाक है। और प्राकृतनाक कहाँ पर है? ये भिवानी में स्थित है। नौरंगाबाद राजधानी थी, इसका वर्तमान नाम क्या है? नौरंगाबाद राजधानी थी और इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में इसको प्राकृतनाक इसका नाम है। और ये कहाँ पर है? ये मिथ्यातल भिवानी में है। कहाँ पर आता है? ये भिवानी में आता है। इसको जो युद्ध गणराज्य है, इसका अर्थ है योद्धा, और इसका प्रतीक चिन्ह है, मयूर प्रतीक चिन्ह है। और इसका प्रसिद्ध देवता कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान का जो सिंहासन है वो क्या है? तो वो मोर है ना, मयूर इसका इसलिए प्रतीक चिन्ह रखा गया है। और देवता कार्तिकेय हैं। इस समय युद्धों के समय कुषाण वंश आक्रमण क्या करते थे? कौन आक्रमण क्या करता था? तो इनको कुषाणों का आक्रमण सहन करना पड़ता था। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे कनिष्क, तो उन्होंने युद्धों पर आक्रमण किया था। फिर युद्धों ने क्या किया? कुणिंद कुणिंद गणराज्य से मिलकर, अर्जुनैन गणराज्य से मिलकर और स्वयं युद्ध गणराज्य ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर कुषाणों को हराने का काम किया था। त्रि से संबंध है, कुणिंद गणराज्य, अर्जुनैन गणराज्य और युद्ध गणराज्य, इन तीनों ने मिलकर कुषाणों को हरा दिया था। और जो युद्ध गणराज्य है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, सिरसा और रोहतक। ये दो भाग किए जाते हैं, सिरसा और रोहतक, इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। युद्ध गणराज्य यूपी में फैला हुआ था, राजस्थान में, और कुछ भाग पंजाब का और हरियाणा में। ये हरियाणा में तो ये फैला ही हुआ था, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, और पंजाब का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत आता था। ये मिथ्यातल भिवानी में, भिवानी और रोहतक में मेनली फैला हुआ था, भिवानी से रोहतक तक। और इसके दो भाग थे, सिरसा और रोहतक, इसके उसको दो भागों में विभाजित किया गया था। युद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट, रोहतक से मिले हैं। युद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? युद्धकालीन सिक्के खोखराकोट, रोहतक से मिले हैं। और समुद्रगुप्तकालीन और कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिथ्यातल भिवानी से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खोखराकोट, रोहतक से युद्धकालीन सिक्के मिले और समुद्रगुप्तकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सिक्के मिथ्यातल भिवानी से मिले हैं। और युद्ध गणराज्य की जो मोहरे हैं, युद्ध मोहरे, ये कहाँ से मिली हैं? प्राकृतनाक भिवानी से मिली हैं मोहरे। मोहरे कहाँ से मिली हैं? तो मोहरे प्राकृतनाक मिथ्यातल से मिली हैं। युद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट, रोहतक से। समुद्रकालीन और कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये सिक्के हमें मिले हैं, ये सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये सिक्के हमें मिले हैं मिथ्यातल भिवानी से। कहाँ से मिले हैं? मिथ्यातल भिवानी से। अब एक बार बुक से सुनिए।
जो गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना हुई थी, और ये कहाँ से, दो भाग थे इसके, सिरसा और रोहतक। युधिष्ठिर के वंशज थे, इनको युधिष्ठिर के वंशज कहा जाता था, योद्धा कहा जाता था। पतन था गुप्त सम्राट के हाथों, मतलब समुद्र गुप्त के हाथों इनका पतन हुआ था। समुद्र गुप्त से पराजित होकर इनका क्या हो गया था, पतन हो गया था। हरियाणा को युद्ध गणराज्य में क्या कहा है, यह तो एग्जाम में बहुधान्यक कहा है, बहुधान्यक। क्या कहा है, बहुधान्यक कहा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसको आयुधजीवी कहा है, आयुधजीवी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इनको क्या कहा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में इनको आयुधजीवी कहा है। और बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है, मैंने सारे आपके सामने सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर ही दिए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है हरियाणा जीके में। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।